हाय गाइस, दिस इज A4 एग्रीकल्चर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CBSE 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर 2, जो कि है सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो हम यूनिट फर्स्ट का एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी क्या है? तो चलिए समझते हैं सोइल फर्टिलिटी क्या होती है। आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई मोबाइल खरीदना है। उस मोबाइल में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, उसकी रोम कितनी होनी चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आप उस मोबाइल में कोई ऐसा गेम खेलना चाहते हैं जो आपकी इच्छा है कि मैं उस मोबाइल में एक अच्छा सा, एक बहुत अच्छा, जो कि हाई ग्राफिक्स का एक गेम खेलूं। तो मान लीजिए आपने उस मोबाइल को लेने से पहले उसमें क्या देखा? उसमें देखा आपने उसकी रैम और उसकी रोम। जब उसकी रैम और रोम अच्छी होगी, तभी तो जाके वह अच्छे से गेम को चला पाएगा अपने अंदर। अगर मान लीजिए उसकी रैम और रोम ही अच्छी नहीं हुई, तो वह मोबाइल क्या अच्छे से गेम प्ले कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए सोइल फर्टिलिटी जो है वह अच्छी होगी, तो सोइल प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। यानी कि मान लीजिए अगर सोइल में अच्छे से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 17। तो 17 न्यूट्रिएंट्स अगर मान लीजिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वह बैलेंस्ड फॉर्म में अगर सोइल में प्रेजेंट होते हैं, तो आप उसे बोल सकते हैं कि हाँ, हमारी सोइल फर्टाइल है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने रैम और रोम को एक तरीके से हम मान सकते हैं कि रैम और रोम को हम समझ सकते हैं सोइल फर्टिलिटी, और जो मोबाइल में वो गेम किस तरीके से चला रही है, किस ग्राफिक्स में चला रही है, अगर हाई ग्राफिक्स में वह प्ले कर पा रहा है मोबाइल, तो वह हो जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी। तो उसी तरीके से अगर सोइल की फर्टिलिटी अच्छी है, तो वह क्रॉप्स भी अच्छे से उगाएगा, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी क्या होती है? तो सोइल फर्टिलिटी क्या होती है? सोइल इज द एबिलिटी ऑफ सोइल टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म्स एंड इन अ सुटेबल बैलेंस। ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें 17 जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह होने चाहिए। तो उसी तरीके से अभी देख लीजिए, इसमें बता दिया है कि प्रोवाइड ऑल एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म्स एंड इन अ सुटेबल बैलेंस। बैलेंस में होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हो। अगर ज्यादा होंगे तो वह भी हमारे कोई काम के नहीं है, और अगर बहुत कम होंगे तो भी वह हमारे कोई काम के नहीं है। तो दोस्तों, अगली बात हम करते हैं फैक्टर गवर्निंग सोइल फर्टिलिटी। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोइल फर्टिलिटी को रेगुलेट करते हैं। पहला हमारा आता है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर की बात करें तो जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं उनमें उन्हें बोला जाता है द अनसीन फोर्सेस फोर्सिंग सोइल फर्टिलिटी। ऐसे फोर्सेस जो अनसीन होते हैं, अनदेखे होते हैं, जो हमें नहीं पता है, क्योंकि सोइल जो होती है वह बहुत ही सालों बाद बनती है किसी भी एक रॉक से। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट नेचुरल फैक्टर आता है वह आता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल की बात करें तो पेरेंट मटेरियल एक ऐसे फैक्टर, इसको हम मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एसिडिक रॉक है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक एसिडिक रॉक है। उस रॉक का वेदरिंग होती है, और रॉक वेदरिंग के बाद में वह सोइल बनती है। तो जो एसिडिक जो सोइल बनी, तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और इन सभी की मात्रा जो होती है, इन सभी का अमाउंट कम होता है। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो एसिडिक सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच इट इज डिराइव्ड। यानी कि उसी के बेस पर होती है जिस मटेरियल से वह बनी है। ठीक है। अगली बात करते हैं टोपोग्राफी की। टोपोग्राफी का एक सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि मान लीजिए आप किसी भी एक पहाड़ पर बैठे हैं, या फिर एक ऐसे स्लोप पर बैठे हैं जहां से आप ऊपर से एक बॉल फेंकते हैं।
तो बॉल फेंकने पर वो बॉल कहाँ रहेगी, ऊपर ही रहेगी या लुढ़कते-लुढ़कते नीचे चली जाएगी? वो ऑब्वियस सी बात है कि लुढ़कते-लुढ़कते नीचे चली जाएगी। तो उसी का मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई टोपोग्राफी यानी कि अंडुलेटिंग अगर आपकी लैंड है, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह सॉइल इरोज़न या वॉशिंग आउट होते हुए वह कहाँ पहुँच जाते हैं? वह पहुँच जाते हैं पहाड़ के नीचे, यानी कि जो आपके अंडुलेटिंग लैंड्स है उनसे नीचे। तो इसका हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि जो ऊपर की जो लैंड है उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वह कम होगी और जो नीचे की लैंड है उसकी सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोइल्स ऑन अपर स्लोप्स आर लेस फर्टाइल, ठीक है? ड्यू टू हाई वॉशिंग एंड इरोजन। किसके कारण होती है ये? कि कौन सा रीजन होता है? यह होता है रीजन वॉशिंग और इरोजन, ठीक है? अगली बात हम करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या एक फैक्टर होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स होते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैव फास्टर ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन, यानी कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है उनमें क्या होता है कि फास्टर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है, तो मेकिंग सोइल लेस फर्टाइल देन इन टेम्परेट रीजन, यानी कि जो सोइल फर्टिलिटी है वह लेस हो जाती है वहां पर, किसके मुकाबले? टेम्परेट रीजन के मुकाबले, ठीक है? अगली बात हम करते हैं डेप्थ ऑफ सोइल। डेप्थ ऑफ सोइल की आप ये बात समझिए कि एक तरीके से डीप सोइल्स आर मोर फर्टाइल अलाउइंग रूट्स टू स्प्रेड वेल। जैसे कि मान लेते हैं कोई सोइल प्रोफाइल है, तो उसमें यह है कि जो ऊपर की जो सोइल है वह तो लेस फर्टाइल है, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे तो वह जो फर्टिलिटी है सोइल की वह क्या होती जाएगी? वह बढ़ती जाएगी, ठीक है? उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डीप सोइल्स आर मोर फर्टाइल। क्यों होती है वह मोर फर्टाइल? क्योंकि वहां पर जो पौधे होते हैं वह रूट्स ज्यादा जाती है, जड़ें जो होती है पौधों की वह ज्यादा गहराई तक जाती है और वहां से वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले सकती है और ज्यादा वाटर अपटेक कर सकती है, ठीक है? अगला जो हमारा फैक्टर है वह है फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल। उस सोइल की फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उस सोइल का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और वह उसकी डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करता है? फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? अगली बात हम करते हैं सोइल एज की। सोइल एज की हम बात ऐसे कर सकते हैं कि जो न्यू सोइल होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है। मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा फील्ड है, वह मान लेते हैं कि वहां पर बहुत पुराने टाइम से खेती की जा रही है, ठीक है? वहां पर कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो वह कल्टीवेशन करते 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 क्या होगा? उस सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पर पहले कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वहां पर प्रोड्यूस कैसा होगा? अच्छा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सोइल नई है। लेकिन जो पिछला जो फील्ड था हमारा उसकी सोइल क्या थी? पुरानी थी, इसलिए वहां पर अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं आई, ठीक है? अगली बात करते हैं सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मैंने अभी इसी में समझा दिया था, टोपोग्राफी में सोइल इरोजन के कारण न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह जाते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है द टॉप लेयर ऑफ सोइल इज वॉर्न अवे लीडिंग टू लेस फर्टिलिटी एंड पुअर स्ट्रक्चर। जो टॉप सोइल होती है वो बिल्कुल बह जाती है, और जो लीडिंग टू लेस फर्टिलिटी, इसके परिणाम स्वरूप इसके रिजल्टिंग क्या होता है कि फर्टिलिटी बहुत कम रह जाती है, ठीक है? अगली बात करते हैं आर्टिफिशियल फैक्टर। आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो कि ह्यूमन टच से होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर आता है वाटर लॉजिंग। मान लेते हैं आपको एक तालाब में डुबो दिया जाए, तो आप क्या ज्यादा देर तक उसमें सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई फील्ड है उसमें ज्यादा देर तक जो है पानी भरा हुआ रह जाता है, तो जो हमारी प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है, वह अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनका होता है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं और अच्छे से वह वाटर अपटेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है। और फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लीचिंग लीचिंग जो होती है वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? बहुत नीचे चले जाते हैं, तो इसीलिए वह न्यूट्रिएंट्स को अपटेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर बता रहे हैं रेस्ट्रिक्ट सोइल एरेशन, एरेशन बिगड़ जाती है, एंड डिग्रेड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी बिगड़ जाता है सोइल का।
अगली बात हम करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम कैन डिप्लीट और रिप्लेनिश स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको बढ़ा और घटा सकता है। किसके माध्यम से बढ़ा और घटा सकते हैं हम? क्रॉपिंग सिस्टम के माध्यम से। अब घटा कैसे सकते हैं? घटाने का सीधा सिस्टम ये है कि अगर मान लीजिए हम क्रॉपिंग सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होते चले जाएंगे सोइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। लेकिन मान लीजिए हम एक ऐसी सोइल उगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक फील्ड में एक एक साल कोई क्रॉप उगा दी, और अगले साल अगर मान लीजिए हमने कोई दूसरी क्रॉप उगाई उस सीजन में, तो क्या होगा? तो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ऐसे होगा कि भाई न्यूट्रिएंट्स जो, अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट ईयर में एक ऐसी क्रॉप उगा दी जो कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको, ठीक है, लेकिन अगले साल हमने क्या किया? जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली है तो उसको उगा दी, तो वो एक बैलेंस बन जाता है। ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए फर्स्ट ईयर में हमने एक ऐसी क्रॉप उगा दी जो कम पानी चाहती है, जिसमें कम पानी लगता है, और अगले साल हमने क्या किया? एक ऐसी क्रॉप उगा दी जिसमें ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो वो एक बैलेंस हो गया। और मेन मैं आपको एक और चीज बता दूं, क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है उसमें पल्सेस क्रॉप्स को मेनली इंक्लूड किया जाता है। किसको इंक्लूड किया जाता है? पल्सेस क्रॉप को। आगे बात करते हैं सोइल पीएच। सोइल पीएच जो कि अफेक्ट्स न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की अपटेक करने में और नहीं करने में ये पौधों को जो है एक तरीके से हेल्प करता है सोइल पीएच। ठीक है। अगली बात हम करते हैं सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोइल माइक्रो एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डीकम्पोजिशन। अगर डीकम्पोजिशन अच्छा होगा तो सोइल अच्छी ही होगी, उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी। अगली बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट नॉर्मल सी बात है, ह्यूमस होगा, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी होगी। और मेथड एंड टाइम ऑफ प्लोइंग इम्पैक्ट सोइल स्ट्रक्चर एंड मॉइस्चर रिटेंशन। यानी कि उसका मेथड कैसा है प्लोइंग का, और उसका टाइम क्या है प्लोइंग का, वह भी बहुत मैटर करता है सोइल फर्टिलिटी के लिए। अगली बात हम करते हैं व्हाट इज सोइल प्रोडक्टिविटी। सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ सोइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड क्रॉप yield अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनपुट्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है। मतलब कि साफ साफ सीधा मैं आपको ये समझा दूं कि जो सोइल फर्टिलिटी होती है वह तो ये चीज होती है कि सोइल पौधों को कितना न्यूट्रिएंट दे रही है और कितना वाटर दे पा रही है। ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी क्या होती है? ये होती है कि जो सोइल तो फर्टाइल हो गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी वो है कि उस सोइल में उगे हुए प्लांट्स कितना प्रोडक्शन दे पा रहे हैं हमें। ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जो सोइल प्रोडक्टिविटी होती है वह रुपीज में काउंट की जा सकती है, रुपीज में काउंट की जा सकती है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन किसमें, आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको क्या चाहिए? मेनली आपका मेन मोटो क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको ये और बता सकता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई कार है, ठीक है, तो वो जो कार में जो आपका इंजन लगा हुआ है, उस इंजन की अगर कोई उस इंजन में जितने हॉर्स पावर का वो इंजन है, तो वह हॉर्स पावर तो हो गई उसकी क्या? फर्टिलिटी। ठीक है। लेकिन उस हॉर्स पावर की, जब आप उस कार को रोड पर चला रहे हैं किसी भी वेदर में, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी वेदर में जब आप चला रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? उसकी स्पीड क्या हो जाती है? उसकी प्रोडक्टिविटी। यानी कि वो किस स्पीड में आपको कितना प्रोड्यूस दे रही है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाती है। अगली बात हम करते हैं फैक्टर गवर्निंग सोइल प्रोडक्टिविटी। सोइल प्रोडक्टिविटी के क्या फैक्टर होते हैं? पहले हमने देखा था सोइल फर्टिलिटी के फैक्टर, और अब देख रहे हैं हम सोइल प्रोडक्टिविटी के फैक्टर। तो सोइल प्रोडक्टिविटी का जो फर्स्ट फैक्टर होता है, जो मेन फैक्टर होता है, वह होता है सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी, अगर सोइल फर्टाइल नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल सी बात है कम ही होगी। लेकिन अगर सोइल फर्टाइल है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है। अगली बात हम करते हैं सोइल फिजिकल कंडीशन। सोइल फिजिकल कंडीशन वही बात है, गुड स्ट्रक्चर होना चाहिए। गुड स्ट्रक्चर होगा तभी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, क्योंकि फर्टाइल होगी। एरेशन अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगली बात हम करते हैं सोइल फार्म लोकेशन। सोइल फार्म लोकेशन इसलिए एक नेसेसरी फैक्टर बोला जा सकता है इसका, कि मान लीजिए आपका सोइल अगर मार्केट से पास में है, ठीक है, तो मार्केट से पास में है तो आप क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी भी क्रॉप उगा सकते हैं जो जल्दी, जिसका हमें बेचना हो। ठीक है। ऐसी क्रॉप उगा के आप जल्दी से मार्केट जा सकते हैं और सोइल बेचकर वापस, सॉरी सोइल बेचकर नहीं, सॉरी अपना प्रोडक्शन बेचकर वापस भी अपना क्या इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगली बात हम करते हैं मार्केट डिमांड ऑफ क्रॉप। अब मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लोग आलू ज्यादा प्रेफर करते हैं खाने में। ठीक है।
लेकिन आप उस जगह क्या उगा रहे हो? बैंगन। तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? नॉर्मल सी बात है, लॉस ही होगा, क्योंकि जब आप इस एरिया में रह रहे हैं तो आलू उगाने के लिए वो लोग चाह रहे हैं कि आप आलू उगाओ, तो आप आलू ही उगाइए, आप बैंगन में क्यों जा रहे हैं? नॉर्मल सी बात है। अगली बात हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आप ऐसे फसलें उगा रहे हैं या ऐसी क्रॉप्स को आपने कल्टीवेट किया है जो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है? तो सीधी बात ये है कि तो फिर आपका मार्केट जो है वह पास में होना चाहिए। मार्केट क्या होना चाहिए? पास में होना चाहिए। अगर मार्केट पास में नहीं होगा, तो फिर आपकी जो क्रॉप्स है वह खराब हो सकती है जल्दी, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगली बात हम करते हैं वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में अच्छा वेदर होना चाहिए। अगर अच्छा वेदर होगा, अगर आपकी फसल अच्छे से प्रोडक्शन होगा फसल का, तो ही आप अच्छे से इनकम कर सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज अटैक। इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसेक्ट पेस्ट या अटैक होगा या डिजीज अटैक होगा, तो सीधी सी बात है कि आपका प्रोडक्शन भी कम होगा। अगली बात हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं चलिए। फर्स्ट डिफरेंस हमारा आ जाता है इंडेक्स ऑफ सोइल, सॉरी, इट इज एन इंडेक्स ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स। यह क्या होता है कि इंडेक्स होता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स का। अगली बात करते हैं, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड्स। यह किसके लिए इंडिकेट किया जाता है? क्रॉप यील्ड, ठीक है। अगला है इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द सोइल, ठीक है। सोइल फर्टिलिटी किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है? फिजिकल कैरेक्टर से, सॉरी, फिजिकल फैक्टर से, केमिकल फैक्टर से एंड बायोलॉजिकल फैक्टर से। किसके? सोइल से। फिर बात करते हैं प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फर्टिलिटी एंड लोकेशन। किस पर डिपेंड करती है? फर्टिलिटी पर, किस, सोइल फर्टिलिटी पर और लोकेशन पर। अगली बात करते हैं, थर्ड जो डिफरेंस है वो है इट इज द फंक्शन ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सोइल। यह क्या है कि फंक्शन होता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हमारी सोइल में हमें मिलते हैं, ठीक है। अगला जो डिफरेंस है सोइल प्रोडक्टिविटी का, इट इज द फंक्शन ऑफ सोइल फर्टिलिटी, मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट, ठीक है। ये क्या है कि इसमें हमें सब कुछ देखना पड़ता है। एक तो सोइल फर्टिलिटी तो मेनली देखनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए और क्लाइमेट भी आपके क्रॉप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगली बात करते हैं, ऑल फर्टाइल सोइल्स आर नॉट प्रोडक्टिव। जो इसमें यह है कि अगर आपकी सोइल प्रोडक्टिव है, सॉरी, आपकी सोइल फर्टाइल है, तो जरूरी नहीं है वो प्रोडक्टिव होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूर होती है, यह कंफर्म होता है कि अगर आपकी सोइल प्रोडक्टिव है, तो वह कंफर्म है कि वह फर्टाइल जरूर होगी, ठीक है। अगला जो हमारा डिफरेंस हुआ है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल, ठीक है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है सोइल की, और इट इज नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल। या इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती सोइल की, नॉर्मल टॉपिक है, सॉरी, नॉर्मल डिफरेंस है। इट इज एवेलेबेटेड बाय सोइल टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। अब यह जो मेन चीज आती है कि यह कहाँ इसको पता लगाया जा सकता है, कहाँ इसका वो इसकी ज्ञात करा जा सकता है, इसको कहाँ टेस्ट किया जा सकता है? सोइल टेस्टिंग में है। सोइल टेस्टिंग ही की जा सकती है लेबोरेटरी में, तभी हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं इसको। कहाँ? जब हम इसका सोइल टेस्टिंग करेंगे लेबोरेटरी में। लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है उसको एवेल्युएट किया जा सकता है क्रॉप प्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रॉप प्रोडक्शन के द्वारा ही इसको एवेल्युएट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में मिलेंगे हम। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ।